नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार का दिया तोहफा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। नवनियुक्त कर्मियों को भी किया संबोधित। कहा, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए है प्रतिबद्ध। महागठबंधन की अगुवाई में विपक्षी दलों की एकजुटता पर भाजपा का हमला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, लोकतंत्र बचाना इनका बहाना है, इन्हें अपने अपने भ्रष्टाचार तंत्र को बचाना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति का नटवरलाल बताते हुए कहा कि अन्ना हजारे को अपना गुरु मानने वाले आज लालू, राहुल और तेजस्वी के अनुयायी बन गए हैं। अतीक अहमद को आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सांसद विधायक अदालत में किया जा रहा है पेश। अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या में अभियुक्त है अतीक अहमद। कल गुजरात की साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था प्रयागराज। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की भारत में मुश्किलें बढ़ी। विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला। बीते साल आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों की ली थी तलाशी। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण सहित कई मुद्दों पर विचार किए साझा। साथ ही ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठकों में भी लिया भाग। दूसरी महिला G20 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक G20 बैठक आज जयपुर में लैंगिक समानता और विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि। पिछले 24 घंटे में 10,158 नए मामले हुए दर्ज। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 44,000 से ज्यादा। वहीं रिकवरी रेट 98.71% दर्ज। आईपीएल में गत विजेता गुजरात टाइटंस का पंजाब किंग्स से होगा सामना। अपने पिछले मैच में हारने वाली टीमों में जीत की लय में वापस लाने के उद्देश्य से उतरेगी मैदान पर। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को भी संबोधित किया। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होगी। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेला के पहले चरण की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक
एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में तेज गति से चल रही है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पीएम ने कहा, कोविड के बाद पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही है, उसके बावजूद भी दुनिया भारत को एक चमकते सितारे के रूप में देख रही है। पीएम ने कहा, आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोले। भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर खुल गए हैं जो 10 साल पहले युवाओं के सामने उपलब्ध ही नहीं थे। पीएम ने कहा, स्टार्टअप को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। पीएम ने कहा, एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप ने 40 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब क्रिएट किए हैं। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला अभियान है। पीएम ने कहा, भारत में आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक ही निर्मित हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हमारी सरकार ने इस अप्रोच को भी बदला। हमारी सेना ने 300 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत की इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। हमारी सेनाओं ने 300 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। भारत 15,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट
विदेशों में निर्यात कर रहा है। इससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं। और इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने यह एनकाउंटर किया है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से फरार था अतीक अहमद का बेटा असद। झांसी में हुआ अतीक के बेटे का एनकाउंटर। असद के साथ शूटर गुलाब का भी एनकाउंटर हुआ है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में एनकाउंटर किया है। उसके अलावा एक और बदमाश गुलाब को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। झांसी में यूपी एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर और असद के साथ ही एक और जो बदमाश साथ में था वो गुलाम, जिसका यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है जब हम जानते हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट में आज भी अतीक अहमद की सुनवाई इस समय जारी है। ऐसे में यूपी एसटीएफ ने झांसी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर किया है। यूपी पुलिस एसटीएफ ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए झांसी में असद का एनकाउंटर किया है, जो अतीक अहमद के बेटे हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अतीक अहमद का एक तरफ यूपी की एमपी एमएलए कोर्ट में प्रयागराज में मामला चल रहा है और यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर किया है। क्या पूरी घटना है ये? देखिए, अभी जिस तरीके से प्राथमिक जानकारी है, उस प्राथमिक जानकारी के हिसाब से झांसी में डीएसपी नवेंद्र और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम जो थी, उसमें जो है मुठभेड़ में उमेश पाल हत्याकांड के वांटेड थे अतीक अहमद, जो अतीक के पुत्र असद अहमद और मकसूदन के पुत्र गुलाम, दोनों का इनकाउंटर जो है हुआ है। दोनों के पास से बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद हुआ है और इसके साथ ही लगभग 1.5 महीने से पुलिस जो है तलाश कर रही थी इन लोगों की। और यही कारण है कि साबरमती से जो है अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था। आज पुलिस उनको अदालत में 2 बजे के करीब पेश करेगी और उसके साथ ही जो है उनकी रिमांड को लेकर के भी बात है कि रिमांड पर ले जा सकते हैं। इस जो शूट आउट हुआ था इसको लेकर के अपराधी कहाँ छिपे हैं, कहाँ से उनको पकड़ा जा सकता है, इनके सूत्रों की तलाश को लेकर के पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी परेशान थी। लेकिन जिस तरह से अभी जो सामने घटना आ रही है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अतीक अहमद के पुत्र असद, जो 5 लाख का इनामी था, और इसी हत्याकांड में शामिल मकसूदन का पुत्र गुलाम, दोनों को पुलिस ने जो है एक एनकाउंटर में मार गिराया है। जी आशुतोष, एक कितने लंबे समय से असद की खोज यूपी पुलिस कर रही थी, जिसमें बीच बीच में तमाम ऐसे संकेत मिलते रहे हैं कि जहां जहां ये छुपे होते थे और वहां से निकल जाने में सफल रहते थे? देखिए, अभी पूरा ब्यौरा तो आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अभी तक की जो घटनाक्रम रहा है, जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद से लगातार जो है बीच में जो है इनके दिल्ली में छिपे होने की जानकारी थी और नेपाल तक पुलिस जो है इनकी तलाशी में गई और मेरठ से इनको पैसा मुहैया कराया गया। टुकड़ों टुकड़ों में करके बहुत सारी जानकारी जो है यूपी एसटीएफ के पास आ रही थी। लेकिन बीते 1 हफ्ते के अंदर कुछ पुलिस को जो है ठोस सूत्र मिले थे, जिन सूत्रों के आधार पर जो है पुलिस उनकी तलाश में थी और आज संभवतः जो है झांसी में जो ये एनकाउंटर हुआ है, पुलिस की जो है वो उस खोज को सफलता मिली है और यही कारण है कि उनको दोनों को जो है मार गिराने में सफलता मिली है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 5-5 लाख रुपए दोनों पर इनाम भी घोषित किया था। जी आशुतोष, एक लंबे समय से यूपी पुलिस इस मामले पे लगातार असद की भी तलाश कर रही थी और कई ऐसे संकेत दिए गए कि आत्मसमर्पण करें, और जिस तरह से अतीक अहमद पर ये पूरा मामला चल रहा है, साबरमती जेल से कल फिर वो दिल्ली प्रयागराज लाए गए हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस एक लंबे समय से खोज रही थी असद को? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ऋतु अगर हम कहें तो खोज थी पुलिस की। अगर ये उमेश पाल हत्याकांड पूरे मामले को देखें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
विधानसभा में कहा कि जो भी माफिया होंगे, जो भी माफिया तत्व होंगे, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और प्रदेश की कहीं न कहीं पुलिस को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल जो है कहीं न कहीं टेस्ट पर था, और इस इकबाल को जो है जिंदा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। और इसी जोर के चलते अभी भी जो है इस मामले में कई सारे अभियुक्त जो है पुलिस के हाथ से बाहर हैं, लेकिन अब जिस तरह से कड़ियां खुल रही हैं, कल ही जो है बयान दिया है, जब साबरमती से प्रयागराज जो है अतीक अहमद को लाया जा रहा था, तो उसने ये साफ तौर पर कहा कि हमारे परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया है, हमारे बच्चों और जी आशुतोष आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज, यूपी एसटीएफ की असद के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या जानकारी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है दोनों ओर से काफी गोलियां चलाई गई हैं, इसमें असद और उसका साथी गुलाम मारा गया है। उनको ये वार्निंग दी थी कि वो आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन असद ने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करते रहे। और उनका जो सहयोगी है जो गुलाम, वो भी लगातार एसटीएफ के ऊपर फायरिंग करता रहा। हालांकि जब इन्होंने फायरिंग शुरू करी उस समय भी लगातार जो यूपी एसटीएफ है वो लगातार इनको ये कह रही थी कि चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए आप आत्मसमर्पण कर दें और किसी तरह की जो कार्रवाई है वो कोर्ट में ही होगी। लेकिन असद के पास जिस तरह के हथियार बरामद हुए हैं, उनके सहयोगी के पास जिस तरह के हथियार बरामद हुए हैं, वो लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करते रहे। उसके बाद पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग किया उसमें जो असद और उनका जो सहयोगी गुलाम दोनों ही मारे गए। और आपको बता दें कि 5 लाख रुपए का इनाम था। और जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके बाद ये कानपुर भागा, कानपुर के बाद ये लखनऊ भागा, और उसके बाद तमाम जो सहयोगी इनके रहे हैं अंडरग्राउंड वो इनको लगातार सहयोग करते रहे। उसके बाद भूटान की सीमा तक ये लोग भागे हैं, दिल्ली भी ये पहुंचे हैं, और उसके बाद ये झांसी पहुंचे और झांसी में जाए इनका इनकाउंटर हुआ है। तो और साफ तौर से जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो असद का नाम सामने आया था, किस तरह से प्लानिंग की गई थी, किस तरह की कॉन्स्पिरेंसी की गई थी, उसमें पूरा का पूरा हाथ था। इसके अलावा जो अतीक अहमद के जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर भी जो उमेश पाल हत्याकांड में एक अभियुक्त है गुड्डू, वो भी पहुंचा था, उसके सीसीटीवी फुटेज भी जो पुलिस है उसको मिल गए। तो एक कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एसटीएफ को कि जब असद और उनके जो सहयोगी हैं गुलाम, उसको सबसे पहले आत्मसमर्पण बोलने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया उसके बाद जवाबी कार्रवाई में मारे गए ये दोनों लोग। नीरज, यूपी सरकार में मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा था कि किस तरह से माफियाओं का खात्मा किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे मौके भी इन माफियाओं को दिए गए हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना आत्मसमर्पण करें। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद पर पूरा एक केस की कार्रवाई चल ही रही है, आज भी पेशी है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि तमाम वार्निंग्स के बाद भी जिस तरह से असद फरार रहा और समय समय पर जो जानकारियां मिलती रही और जिन लोगों ने संरक्षण दिया उनको भी समय समय पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ की है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप अगर देखें कि कानून के तहत जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। अब अतीक का ही केस देख लें कि किस तरीके से साबरमती जेल से उनको प्रयागराज लाया जा रहा है, पूरी सुरक्षा में लाया जा रहा है। जबकि जब पहली बार जब पुलिस पहुंची थी तो अतीक बार बार ये कह रहा था कि मेरा इनकाउंटर जो पुलिस है वो कर देगी, लेकिन आपने भी देखा कि सुरक्षित तरीके से वो प्रयागराज पहुंचे, कोर्ट में उनकी पेशी हुई और ये वही प्रयागराज है। आप समझ सकते हैं कि अतीक का क्या खौफ था प्रयागराज के अंदर कि कोई भी उसके सामने बोलने से कतराता था। लेकिन यही प्रयागराज है जब अतीक के खिलाफ लोग खड़े हुए और तमाम तरह के जो नारे हैं वो लगने लगे कि कितनी बड़ी इन्होंने वारदातें अंजाम दी हैं, निर्दोष लोगों को अतीक अहमद ने मारा है। तो अब कानून के तहत उसको सामना करना पड़ेगा और पुलिस का भी यही कहना है। आप अगर देखें कि असद के जब इनकाउंटर हुआ है असद का, आप अगर देखें कि सबसे पहले उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया, लेकिन वो आत्मसमर्पण करने की बजाय गोली चलाते हुए लगातार वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया गया। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, आत्मसमर्पण का मौका भी दे रही है। लगातार जब हत्याकांड के बाद असद लगातार फरार हो रहा था तो पुलिस लगातार अपील कर रही थी कि वो आत्मसमर्पण करे। पुलिस के जो साथ है वहां पर उसको पहुंचना चाहिए, लेकिन वो लगातार फरार होता रहा। वहां से कानपुर गया, लखनऊ के बाद अलग अलग जगह होते हुए दिल्ली आया, दिल्ली से फिर भूटान की तरफ गया और भूटान से फिर दोबारा झांसी की तरफ आया। तो लगातार वो जगह बदल रहा था। अगर उसका किसी तरह से हाथ नहीं था तो लगातार भाग क्यों रहा था? पुलिस के पास साक्ष्य थे और पुलिस लगातार ये कह रही थी कि आत्मसमर्पण करें और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी उसका सामना करना। लेकिन ये लगातार फरार होता रहा और कहीं ना कहीं
आज जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए या आत्मसमर्पण करने के लिए बोला तो उल्टा पुलिस के ऊपर ही फायरिंग इसने शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया। तो पुलिस लगातार कानूनी कार्रवाई के तहत ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह के ये अपराधी हैं, जिस तरह का इन लोगों ने अपराध किए हैं, जघन्य अपराध किए हैं, उसकी सजा एक न एक दिन तो मिलनी है। अब कानून अपना निश्चित तौर पर काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये लगातार वारदातें कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस पे ही अटैक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनका अंजाम इसी तरह का होना है। लेकिन पुलिस बार बार ये कह रही है कि वो कानूनी कार्रवाई के तहत ही कार्रवाई करना चाहती है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अतीक अहमद का आतंक सिर्फ प्रयागराज तक ही नहीं रहा है, पिछले 3 दशकों में देखा गया है कि किस तरह से आसपास के इलाकों में भी, और असद भी जिस तरह से तमाम जितने गुनाह जो रहे हैं, जितने क्राइम रहे हैं, उसमें किस तरह से अतीक अहमद के साथ रहा है वो साफ दिखता है। उमेश पाल हत्याकांड दिन दहाड़े किया हुआ एक हत्याकांड है, जिसने कई ऐसे सवाल खड़े करे थे कि किस तरह से कानून व्यवस्था का बिना किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, और जब कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हुई तो उसके बाद से जिस तरह से एक तरह से मजाक बना दिया था कानून व्यवस्था को, जो दिख रहा था फरार थे, और कई अपील होने के बाद भी न मुकदमों में आना, न शामिल होना, और जो लगातार अतीक अहमद जो कहना चाह रहे थे जब वो वहां से निकले, गुजरात से लेकर प्रयागराज तक आते समय एक जो पूरा माहौल बनाया गया कि किस तरह से एनकाउंटर किया जा सकता है उनका, तो क्या आपको लगता है ये एक पूरी एक तैयारी भी की गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कानून व्यवस्था के शिकंजे में फंसते दिखाई दे रहे हैं अतीक अहमद और उनका बेटा? देखिए, जिस तरीके से अतीक अहमद का अगर हम अतीत की बात करें तो 45 सालों का इसका एक लंबा जो है माफिया होने का, गुंडागर्दी का जो है इतिहास रहा है। 100 से अधिक इसके ऊपर मुकदमे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के समानांतर इसकी सरकार कितनी प्रभावशाली रही होगी इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट की एक जमानत याचिका में 10 जजों ने इसकी मामले को सुनने से अपने को अलग कर लिया था। आतंक के पर्याय थे। निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने राजूपाल को सिर्फ इस बात के लिए कि उनका भाई उनसे चुनाव नहीं जीत पाया, दौड़ा करके 12 किलोमीटर तक गोलियों से भूना गया था, उसके बाद उसके मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई। ये इस तरह का अपराध था जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको पूरी तौर पर एक चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे, और यह चुनौती कहीं न कहीं जो है आखिर अब टूटती और खत्म होती नजर आ रही है। वो चाहे अतीक के कल के बयान को आप ले लीजिए या फिर आज असद के हत्या इनकाउंटर को ले लीजिए। असद भी जो है, जिस तरीके से नीरज भी बता रहे थे, पूरे परिवार को इस तरह का मौका दिया जा रहा था कि कानूनी दायरे में आकर के वो अपनी बातें कह सकते हैं, जो उनके खिलाफ जो है पुलिस तमाम सारे मामले दे रही है, तमाम सारे साक्ष्य दे रही है, उन साक्ष्यों पर अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो कानून को न पालन करने वाले, कानून को न मानने वाले, साथ में पुलिस अगर ललकारती है, पुलिस अगर दौड़ाती है तो उसके ऊपर फायरिंग करने वाले, इस तरह का व्यवहार करने वाले व्यक्ति जो है थे। और यही कारण है कि आज जब अतीक का तिलस्म टूटा, अभी तक भी अतीक अहमद तमाम सारी जो है परिसंपत्तियों जो बेनामी है उन पर ईडी ने तमाम छापेमारी की, करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति पकड़ी गई, 75 लाख से अधिक जो है विदेशी मुद्राएं और मुद्राएं बरामद हुई। तो ये पूरा अतीक का जो संजाल है, पूरा इनका जो है इस तरह से पूरा इन्होंने बना रखा था, उसकी जांच अगर की जाए तो अभी और इसकी कई परतें खुल करके सामने आती हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने माफियागिरी खड़ा किया था, और उस तिलस्म को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जब कदम उठाया है तो निश्चित रूप से अब अतीक को जो है बैक होकर के पीछे हटना पड़ा है। अशोक श्रीवास्तव भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, उत्तर प्रदेश का अगर 40-50 साल का इतिहास देखें तो जिस तरह से माफियाओं ने अपने साम्राज्य को खड़ा किया उसमें दिखता है, और ये तमाम विश्लेषक, तमाम लोग ये कहते रहे हैं, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी इस बात को कहते रहे हैं मौके मौके पर कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण माफियाओं को मिलता है और फिर वो पनपते हैं और अपना एक पूरा आतंक का माहौल तैयार करते हैं। अतीक अहमद भी उन्हीं उदाहरणों में से एक उदाहरण है। अतीक अहमद जेल में था, लेकिन उनका बेटा बाहर रहते हुए उमेश पाल का हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये ठान लिया है कि माफियाओं का खात्मा करना है, कानून व्यवस्था का विश्वास लोगों में जगाना है, उस पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है, और असद और गुलाम पर जिस तरह की कार्रवाई आज हुई है, क्योंकि एक लंबे समय से इनकी तलाश जारी थी, दोनों ही अपराधी फरार थे। बिल्कुल ऋतु, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा था वो उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था,
उन्होंने कहा जब उमेश पाल का हत्या हुई, मर्डर हुआ, दिन दहाड़े प्रयागराज में जिस तरह से गोली बम चली, उससे विपक्ष को एक बार घेरने का मौका मिला था योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उस वक्त उन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ, जिस दृढ़ता के साथ ये जवाब दिया था, वो वीडियो जो है हम सबकी आंखों के सामने है। और जब ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उस दिन से ही जी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वो या तो पकड़े जाते या फिर एनकाउंटर में उनको, आज जो हुआ अतीक अहमद के बेटे के साथ, उनका हर एक का कुछ ना कुछ अंजाम यही होना था। तो वो लोग सब दिन गिन रहे थे। मीडिया में लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि ये लोग कहाँ हैं, मिल क्यों नहीं रहे। अभी खबर आई थी कि अतीक का बेटा जो है दिल्ली में कई दिन तक छुपा रहा। तो ये सारी चीजें आने के बाद लोग सवाल उठा रहे थे, पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है। लेकिन ऋतु, समझने वाली बात है कि आज नहीं तो कल, मैंने पहले ही कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और ये उल्टी गिनती अभी तक जारी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये जो असद था, ये उमेश पाल मर्डर में, हत्याकांड का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी था, जो लीड कर रहा था। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार, जो तमाम जानकारी पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है, वो ये कहती है कि दरअसल असद को अतीक ने इस काम में लगाया तो था उमेश पाल की हत्या में, लेकिन इसको ये कहा गया था क्योंकि वो अपने बेटे को जो एक्सपोज नहीं करना चाहता था, तो अतीक अहमद ने ये निर्देश दिया था कि बाकी सभी टीमें जो हैं वो हमला करेंगी, लेकिन जो असद है वो गाड़ी में बैठा रहेगा, गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अभी क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग है इन लोगों की, अतीक अहमद और इनके पूरा जो गुर्गा और इनका पूरा जो खानदान है, जिस तरह की इनकी ट्रेनिंग है, तो उसके कारण जो है असद, जब ये उमेश पाल का मर्डर जो है वो शुरू हुआ, उसको मारने के पूरी कार्रवाई शुरू हुई, तो असद गाड़ी में नहीं बैठा बल्कि बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है, और इसलिए पुलिस के वो निशाने पर था। तो ऋतु, ये जो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा पिछले चुनाव में भी था, विधानसभा चुनाव में भी था, और ये इसी मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जनता ने भारी बहुमत के साथ विधानसभा में उनको मुख्यमंत्री बना के दोबारा भेजा था। माफियाओं में कानून व्यवस्था का डर ना होना, इसके पीछे के भी बहुत कारण होते हैं। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हमने देखा कि किस तरह से सरकारों ने, पिछली सरकारों ने भी माफियाओं पर शिकंजा कसने में जरूर कहीं ना कहीं कमी की है, जिसकी वजह से अतीक अहमद जैसे माफियाओं का बोलबाला रहा है एक लंबे समय तक। उमेश पाल के लिए जिस तरह की अशोक बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग, हमें लगता है ट्रेनिंग से ज्यादा कानून व्यवस्था को हल्के में लेना, विश्वास ना होना, या फिर राजनीतिक संरक्षण जो मौजूद होता था इन तमाम माफियाओं का, वो ज्यादा बड़ा कारण है जिस तरह से असद ने उमेश पाल हत्याकांड को पूरा अंजाम दिया। आशुतोष, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, अतीक का जो आतंक का साम्राज्य इतना बड़ा हुआ, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं बात धन्यवाद ही कह सकती हूँ। माता जी आपका क्या कहना है? माता जी, आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? माता जी, पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर
जो कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी राजूपाल उमेश पाल की मां इस समय अपना एक तरह से अपना बयान दे रही थी और उनका कहना था कि वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हैं जिस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि हम ये जानते हैं, अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, पत्रकारों के सवाल कई बार बड़े विचित्र होते हैं ऐसी परिस्थितियों में भी, लेकिन हमने देखा था जिस तरह से उमेश पाल की मां ने शुरुआत में कहा था कि हम चाहते हैं कि गुनाहगारों को सजा मिले, क्योंकि उसके बाद की हमारी जो पीढ़ी है उस पर भी यही डर है, इस तरह का डर है कि कभी भी किसी तरह की बदले की कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आज एक तरह से उमेश पाल की मां को इंसाफ मिला है। उन्हें जो एक भरोसा उन्हें लगता था कि मौजूदा कानून व्यवस्था में, सरकार में, उन्होंने अपना भरोसा जताया था कि गुनाहों की सजा इन गुनाहगारों को मिलेगी, वो एक तरह से उनका वो विश्वास बना है और उनके विश्वास को दम मिला है आज। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ऋतु, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो है उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को जो है इस काम के लिए, और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम है और हर कार्रवाई निष्पक्ष होकर वो की जाएगी। इसके साथ ही आपने इसके पहले राजनीतिक संरक्षण की बात की थी, तो कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अतीत का जो साम्राज्य है, अपराध का साम्राज्य है, वह राजनीतिक संरक्षण नहीं बहा। उसको निर्दलीय भले वो चुनाव जीता रहा हो एमएलए का, लेकिन उसके बाद उसे टिकट मिलता है फूलपुर से, सांसद का समाजवादी पार्टी देती है जिससे वो सांसद होता है। इस तरह से लगातार अभी इस मामले में आने से पहले उसकी पत्नी को जो है मेयर की घोषणा की थी बहुजन समाज पार्टी ने। राजनीतिक संरक्षण पर्याप्त उसे हमेशा मिला, जिससे उसके साम्राज्य का आपराधिक जगत में काफी विकास हुआ और यही कारण है कि वह कानून को कहीं न कहीं अपनी जेब में लेकर के घूमने की बात सुनाने लगा। और जब कानून सक्रिय हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाने लगा, तो ये परिणाम सामने दिखाई देते हैं। जी, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, हमने हमेशा देखा है कि शूट आउट एनकाउंटर्स को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन अगर खास हम असद का ही पूरा मामला अगर देखें, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद फरार था और एक लंबे समय से पुलिस को तलाश थी, क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग के पास, एसटीएफ के पास ऐसी परिस्थिति में जो आज हुई, जो मुठभेड़ की परिस्थिति हुई जिसमें गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी और अपराधी भी असलाहों से लैस रहा है, ऐसे में पुलिस के पास भी कोई और विकल्प बचता नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल नहीं बचता है, क्योंकि अगर पुलिस लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए बोल रही है और जो आरोपी है वो लगातार फायरिंग कर रहा है, तो उस स्थिति में पुलिस के पास कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो जवाबी फायर करे, क्योंकि उस स्थिति में ये होगा कि जो पुलिस के जो जवान हैं वो खुद उनके निशाने पर आ सकते हैं। और आप अगर देखें कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था, जिसमें उमेश पाल के 2 गनर उनकी भी मृत्यु हुई थी, बम का इस्तेमाल किया गया था और गोलियों की बौछार की गई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता,
उन्होंने खुद इस बात की जब बात फ़ोन पर की अतीक अहमद से, जिस समय जेल में था अतीक अहमद, तो अतीक अहमद ने खुद उसको हत्याकांड में शामिल करवाने के लिए बोला था। पुलिस के पास इस बात के सबूत भी हैं कि अतीक अहमद ने कहा था कि उमेश पाल की हत्याकांड में असद का रहना जरूरी है और असद को जो फायरिंग है वो करनी चाहिए। उसके बाद शाइस्ता ने खुद अतीक अहमद से ये कहा था कि असद को क्यों शामिल किया गया, तो उसको बड़ा चढ़ाकर अतीक अहमद का ये कहना था कि वो एक शेर का बच्चा है और वैसा ही काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता इनकी है। दूसरी, दिल्ली के अंदर जब ये लोग छुपे हुए थे संगम विहार में, इनके 3 सहयोगियों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था और उनसे जब पूछताछ हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने असद और उनके सहयोगियों को 10 हथियार दिए थे जिनका प्रयोग उमेश पाल की हत्याकांड में किया गया था। और उसके बाद इन लोगों का प्लान था देश छोड़कर भागने का, लेकिन पुलिस जिस तरीके से लगातार सक्रिय थी, लगातार दबिश दे रही थी, उसी का कह सकते हैं कि नतीजा है कि आज झांसी में इन लोगों का एनकाउंटर हुआ है जवाबी कार्रवाई में। तो निश्चित तौर पर पुलिस के पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि पुलिस लगातार इनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे। इनके पास विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, जो इनका जो शूटर है गुलाम, उसके पास भी विदेशी हथियार बरामद हुए हैं और असद के पास भी विदेशी हथियार बरामद हुए हैं और कई राउंड इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। तो उस समय जवाबी कार्रवाई के अलावा पुलिस के पास ऋतु कोई मौका ही नहीं था। जी नीरज, हमारे साथ हम आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल सीधे प्रयागराज में अगर हम राजूपाल की हत्या से सीधे जोड़ के अगर देखें आशुतोष, तो वहां से जो एक तरह से आतंक और माफिया के राज की एक तरह से कहते हैं कि दिन दहाड़े एक सड़क पे होते हुए उसको देखा गया था, उस हत्याकांड को, जिसमें यह दिखाई देता था कि किस तरह से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, कानून व्यवस्था उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है और वो सिलसिला कहीं थमा नहीं। वो सिलसिला अगर उमेश पाल हत्याकांड तक देखें तो माफियाओं का दम्भ बढ़ा ही लगातार। ऐसे में आज प्रयागराज की जनता को भी, जहां एक तरफ एमपी एमएलए में अतीक अहमद का केस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक मामले में इस तरह की कार्रवाई जो की गई है, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में लोगों का न सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि वो जो उस समय का जो एक मलाल था जनता का भी, जब उन्होंने खुलेआम इस हत्याकांड को देखा और अब उमेश पाल हत्याकांड को भी देखा, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक राहत महसूस होती होगी? देखिए, अगर हम आपको फौरी तौर पर जो मुझे सूचना मिली है, जिस हौसले की आप बात करती हैं, जिस प्रयागराज की जनता के राहत की बात करती हैं, अभी हमें सूचना मिली है। पहली बात तो अतीक अहमद को सीजीएम की कोर्ट में पेश किया गया है और सीजीएम की कोर्ट में ज्यों ही उसको खबर मिली, आज उसके रिमांड को लेकर के वहां पर बहस चल रही है। 2 बजे के करीब फिर से सुनवाई होनी है, उसको रिमांड मिलने की लेने की कोशिश कर रही है पुलिस। वो फूट फूट कर रोने लगा और कहीं न कहीं उसको अब अपने किए पर, जिस तरह से शेर के बच्चे की बात हो रही थी, उसको किए पर कहीं न कहीं पछतावा हो रहा होगा। लेकिन जिस लड़ी की, जिस पूरी श्रृंखला की आप बात करती हैं, राजूपाल से लेकर के उमेश पाल तक के हत्याकांड की, ये तो 2 हत्याकांड ऐसे थे जो चर्चित हत्याकांड थे। एक वर्तमान विधायक जो विधानसभा में बैठता है, जो कानून व्यवस्था का नियंत्रण करता है, विधान बनाता है, उस व्यक्ति को दबा कर 12 किलोमीटर तक अगर गोलियों से छलनी किया जाता है, तो निश्चित रूप से वह केवल कानून व्यवस्था को ही नहीं बल्कि वहां की जनता को भी दबाव में लेने, भय व्याप्त करने के लिए कहता है। और यही कारण है कि राजूपाल से लेकर के उमेश पाल तक का जो पूरा प्रकरण और समय रहा है। यहाँ एक गौरतलब बात यह भी है कि उमेश पाल की हत्या तब की गई है जब राजूपाल के मामले में इन्होंने अपनी गवाही दे दी थी और गवाही अदालत में देने के बाद अगर गवाह खत्म ही करना है, गवाही नहीं होने देना है, तो उसको उससे पहले भी मारा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उसका पहले अपहरण किया गया, जिस मामले में अतीक को सजा हो चुकी है, उसके बाद उसकी हत्या की जाती है गवाही के बाद, कहीं न कहीं उसके आक्रोश को दिखाता है और इसमें उसका परिवार जिस तरह से संलिप्त होता है। और आज जब अतीक फूट कर रोते हैं तो उसको जो है आंसू पोंछने वाला नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रयागराज में लोग जो है किए की सजा देख करके कहीं न कहीं प्रसन्न हो रहे हैं और माफिया राज, गुंडा राज, जिससे कहीं न कहीं कोई न कोई पीड़ित हुआ रहा होगा, सबको प्रसन्नता हो रही है। सब इससे मुक्त का जो है जो प्रार्थना करते थे वो साकार होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई हैं इस मुठभेड़ को लेकर। इस समय अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता। अशोक हमारे साथ अगर जुड़े हो तो अशोक चाहेंगे कि आप नीरज हमारे साथ जुड़े। आशुतोष आप ही से इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का कहना है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता है।
बिल्कुल, न्याय से ये होता है कि राजू पाल की हत्या होती है और उस आदमी को सांसद बना दिया जाता है टिकट दे करके। एक सोच और एक राजनीतिक दृष्टिकोण की बात होती है। पीड़ित हैं लोग, उस व्यक्ति से, उसकी माफियागिरी से, उसकी गुंडागिरी से आप सरकार में बैठ करके उसको समर्थन दे रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं। अगर ये न्याय होता है तो इनकाउंटर भी जो है न्याय ही होता है। तो शायद जिस तरीके से नीरज ने बताया है कि जिस तरह से देसी असलहों के साथ पुलिस बल पर जो है उसने गोलियां चलाई हैं, अगर उन गोलियों की बात करें तो पुलिस बल दर्शक बनकर बैठी रहती और अपने हथियारों का उपयोग नहीं करती। समाजवादी पार्टी इसके पहले ही कहीं न कहीं संरक्षण देने का अखिलेश यादव प्रयास करते रहे। जब पहली बार उमेश पाल के हत्याकांड में प्रयागराज, साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था, तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि गाड़ी पलट जाएगी और उसका एनकाउंटर हो जाएगा। संरक्षण देने वाली बात थी और यही संरक्षण देने का काम रहा कि उत्तर प्रदेश में न केवल अतीक से जैसे कई सारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर, लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखता है। केशव जी, अतीक अहमद रो रहा है। अतीक अहमद रो रहा है। देखिए, जो कितने परिवारों को रुलाया है, उमेश पाल की मां नहीं रो रही है, उसकी पत्नी नहीं रो रही है, उसके बच्चे नहीं रो रहे हैं, वो जो पुलिस के 2 जवान हैं उनके परिवार के लोग नहीं रो रहे हैं, राजू पाल जिनकी हत्या की है उनके साथ रहने वाले लोग नहीं रो रहे हैं। कितनी ऐसी घटनाएं हैं। अगर ये अपराध नहीं करते और अपराध करने वालों को तो अंजाम हो रहा है, कितने बच्चों को इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम किया है। यह आज उनको महसूस हो रहा होगा कि अगर यह रास्ता ना अपनाते, कोई और रास्ता अपनाते, तो ना आज उनका बेटा अपराधी बनता, ना आज जो जिनका इनकाउंटर हुआ उनका इनकाउंटर होता, और ना अतीक अहमद और अशरफ कोर्ट के कटघरे में होते। अतीक अहमद को पहली बार व्यक्तिगत क्षति हुई है, पहली बार व्यक्तिगत क्षति हुई है। आज तक के अपराध में उसके किसी सगे संबंधी का खून नहीं बहा। देखिए, ये विषय व्यक्तिगत क्षति या व्यक्ति की क्षति वह एक परिस्थिति जन्य होता है, लेकिन मैं यह जरूर बार बार कहता हूं कि इस प्रकार का अपराध करने वाले को यह आज संदेश गया है कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अगर यहाँ अपराध करोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। और वह सजा 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह कोर्ट में सरेंडर करते, पुलिस पैरवी के आधार पर उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम होता, अन्यथा पुलिस जब पकड़ने जाएगी और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। आज वह दोनों हत्यारे मुठभेड़ में ढेर मुख्तार भी डरा हुआ है सर। जिस तरह से कृष्णानंद राय के मैटर में अगली तारीख 15 तारीख लगी है, कृष्णानंद राय की हत्या हुई 7 लोगों की, तो मुख्तार अंसारी भी डरा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा, जो कोर्ट में जाएगा कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार। समाजवादी पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं और लोगों ने भी संरक्षण किया है क्या? उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों को विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। जिन अपराधियों को जेल के सीगचों में होना चाहिए वह डीएम और कप्तान को सपा सरकार के समय ऑर्डर देते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, बसपा से ताल्लुक क्या रख रही हैं? सपा बसपा में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। कोई भ्रष्टाचार का दोषी है, कोई अपराधियों को संरक्षण का दोषी है, कोई तमाम ऐसी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का दोषी। जो बचे हैं उनका क्या होगा? उत्तर प्रदेश में और उसके बाद असद का इसी समय इनकाउंटर, टाइमिंग बहुत अच्छी है, मतलब दोनों की। देखिए, ये तो 45 दिन से रात दिन पुलिस कितनी कोशिश कर रही है इनको पकड़ने के लिए, देश के अंदर घूम रही है, प्रदेश के अंदर घूम रही है, जैसी सूचना मिलती है देश के बाहर भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, और आज पकड़े गए हैं
उनका मैं पुलिस को फिर से स्वागत करता हूं और आप सबको इतना ही कहता हूं कि मैं तो अतीक अहमद की फोटो देख देख करके आप लोगों के चैनलों में टीवी बंद करना पड़ता है। ऐसे अपराधियों को दिखाने, पता नहीं कितने अपराधी हैं, हत्या के अपराधी भी होंगे और भी अनेक प्रकार के अपराध करने वाले होंगे, तमाम आतंकवादी भी जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन इतना उसका विजुअल आप लोग दिखा देते हो। आप क्षमा करिए, आपको अधिकार है, मैं आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब सुबह में टीवी खोलता हूं, कुछ समाचार देखूं तो आप लोग उसी व्यक्ति को दिखा देते हो जिसके हाथ खून से इसलिए दिखाते हैं केशव जी, इसलिए दिखाते हैं कि जो सरकार है वो देखती रहे कि यही हत्यारे हैं, इन्होंने ही बेकसूरों को मारा है और आप लोग चैन से न बैठे। नहीं, हम लोग चैन से न बैठे हैं, न बैठेंगे। हम लोग अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तेजी से हो रहा है। और आज जो भी इस प्रकार के अपराध करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है कि अगर अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं और कोई बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे लोग आओ। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने विदा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दिया। चलो एक एक सवाल ले लो, एक एक अंदर ही कर लेते ना। चलो एक एक सवाल रेडी। अशोक, आपने भी सुना होगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का साम्राज्य अब बदल चुका है, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। और क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये जिस वक्त अशोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? जो माफिया बन गया और इसके वहां पर इतना आतंक फैलाया, ये दोनों पार्टियों ने जिस तरह से अतीक अहमद को प्रश्रय दिया, जिस तरह से अतीक अहमद को इतना हद तक अतीक अहमद को ताकतवर बना दिया था। तो एक बार वो भी था कि प्रयागराज में जब पुलिस अतीक अहमद के घर जाती थी तो वहां पर पुलिस को इजाजत नहीं थी वो जूते पहन के उस घर में घुस गए। पुलिस को इजाजत नहीं थी कि वो पुलिस का अपनी टोपी पहनकर, कैप पहनकर जो है अतीक अहमद के जो घर था उसके अंदर, उसके पल्ले के अंदर घुस जाए। तो ये वही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी थी। लेकिन आज देखिए, जब दौर बदला, उत्तर प्रदेश की सरकार बदली और एक ऐसी सरकार है जो कहती है कि हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे है और लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कोई नेता नहीं, कोई माफिया नहीं। वो सरकार जो कहती है माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि माफियाओं को, और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया है कि एनकाउंटर न्याय नहीं है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरान राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। ऐसे में पत्रकारों ने सवाल में मुख्तार अंसारी का नाम का भी जिक्र करा कि उस पर जो तमाम मामले हैं उसका क्या होना है। और हमने देखा है मुलायम सिंह यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, मुख्तार अंसारी पे कई ऐसे बड़े मुकदमे हैं जो आज तक चल रहे हैं और किस तरह से मुख्तार अंसारी की वजह से न सिर्फ मासूम लोग बल्कि ब्यूरोक्रेसी में मौजूद और पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद लोगों को भी मुलायम सिंह यादव के आदेशों का पालन करना पड़ा। देखिए, अभी हम तत्काल आपको एक सूचना ये दे दें कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस एनकाउंटर में शामिल साथ में पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत तारीफ की है। और इसके साथ ही आपने जैसा केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना कि उन्होंने भी जो है इस एनकाउंटर की तारीफ की और कहा कि अपराध और अपराधियों को किसी भी स्तर पर सरकार छोड़ेगी नहीं। और यही कारण है कि सरकार ने पिछले 45 दिनों में लगातार जो है इस मामले को लेकर के अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सरकार, एक इतने बड़े पुलिस बल को 45 दिनों से एक परिवार जो है अपने तमाम संसाधनों के बल पर छकाता रहा। आज जब वो सामने आया तो वो भी चुनौती के तौर पर सामने आया। उसने सरेंडर नहीं किया बल्कि जो है उसने मुठभेड़ किया और जिसका परिणाम आज तक के सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों की तारीफ की, केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पूरे मामले की तारीफ की है और साथ ही ये भी अपेक्षा की है कि इस मामले से जुड़े हुए जो अन्य अभियुक्त हैं वो भी जल्दी ही कानून के दायरे में लाए जाएंगे।
केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हम चाहते थे, सरकार भी चाहती थी कि जो अभियुक्त हैं वो कानूनी रास्ते पर आए और उनके खिलाफ जो भी अभियोजन हो उसका न्यायालय में ट्रायल हो, उन्हें सजा मिले या छूट जाए, लेकिन इस तरह से हम नहीं चाहते थे। और कोई भी सरकार जो है, जैसा कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इनकाउंटर करना कोई जो है न्याय नहीं है, तो कोई भी सरकार इनकाउंटर तभी नहीं करना चाहती है। लेकिन ये परिस्थिति बस होता है अगर वो आज के देश उत्तर प्रदेश में इतनी सारी अदालतें हैं, अतीक के उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल जितने भी लोग हैं कहीं भी जाकर के सरेंडर कर देते, अगर वो न्यायिक अभिरक्षा में होते तो उनको कोई छू नहीं सकता था। सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो आप कानून को चुनौती देंगे और दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि पुलिस उनको संरक्षण भी दे, पुलिस उनको मारे भी ना, उनको गिरफ्तार भी ना करे, ना उनको न्यायालय में पेश करे। आप स्वतः जो है न्यायालय में पेश हो सकते थे, जैसा कि इसी मामले में जो है अतीक अहमद के पुत्रवधू ने जो है न्यायालय में उसने आवेदन किया है, सरेंडर करने का आवेदन किया है। यह प्रक्रिया कई स्तर पर सारे अभियुक्त अपना सकते थे और ऐसी स्थिति में न तो किसी का इनकाउंटर होता, न कोई मुठभेड़ होती, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर, सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर जो है न्यायालय उनको फैसला देता। राजनीति इस मामले पर जिस दिन से हत्याकांड शुरू हुआ है उसको लेकर के लगातार जारी थी। कहीं न कहीं जो है मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह माहौल उड़ाने का, जो लगातार वो अपराधियों पर नियंत्रण करने की बात कहते हैं, उसका माहौल उड़ने की बात कही थी और उसी के जवाब में उन्होंने मिट्टी में मिला देने की बात कही थी कि ये कहीं न कहीं से एक तरफ से दोनों पक्षों के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में जो है बात थी। और साथ में सबसे बड़ी बात जो थी वो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून और व्यवस्था की इकबाल की थी। अगर ये अपराधी जो है 45 दिनों तक जो है विभिन्न स्थानों पर रुक करके घूम रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों के मन में आने लगा था कि सरकार और पुलिस जो है इतना पेशेवर नहीं रह गई है कि वो इन लोगों को गिरफ्तार कर सके या न्यायालय तक ले आ सके। लेकिन आज की यह घटना उस इकबाल को फिर से जिंदा करती है और जिस तरह से उनका इनकाउंटर हुआ और साथ में पुलिस यह भी दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में इस घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनको भी ले आया जाएगा, तो इस तरीके से सरकार जो का इकबाल कहीं न कहीं बुलंद हुआ है। जी आशुतोष, किसी भी व्यवस्था, राज्य सरकारों का ये ध्येय होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखें, माफिया, गुंडा, बदमाश इनके एक तरह से इनकी नकेल कसें। तो ऐसे में अतीक अहमद को जिस तरह से देखा गया है, पिछले अगर 2 महीने की भी हम बात करें तो जिस तरह से मीडिया में भी छाया रहा, जिसका जिक्र केशव प्रसाद मौर्य ने भी करा कि हर दिन अतीक अहमद हर चैनल पे और इतना मीडिया में हावी रहा है, तो आखिर क्या ऐसी वजह रही कि अतीक अहमद को इतना कवरेज भी मिला, साथ ही साथ राज्य की कानून व्यवस्था के लिए भी एक मुश्किल टास्क अतीक अहमद का पूरा अपराध षड्यंत्र और उसका साम्राज्य बन गया था? देखिए, बिल्कुल मीडिया का जो ये व्यवहार था अतीक अहमद को लेकर के, ये समझने से थोड़ा परे है। जिस तरीके से 35-35 घंटे की कवरेज अतीक अहमद को साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक दी गई, उसके व्यक्तिगत कार्यों को भी टीवी पर वीडियो उसका दिखाया गया, निश्चित रूप से मीडिया का यह व्यवहार आलोचनीय था और जिसकी आलोचना जो है वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत ही सलीके से की। अगर सवाल इस बात का है कि जो टीवी चैनल्स है, जो मीडिया है, उसको जो है घर घर में बच्चे से लेकर के बड़ा तक देखता है। किसके मन में यह आता है कि अतीक अहमद कितना बलवान था और किसके मन में आता है कि वो दुर्दांत अपराधी है, ये बात उसके मन पर डिपेंड करती है। आप एक समाचार के तौर पर अगर दिखाते तो निश्चित रूप से आलोचना नहीं होती, लेकिन जिस तरह से 35 घंटे 36 घंटे लगातार अतीक अहमद को दिखाया गया, इसके 2 बातें हो सकती है। या सरकार को जो है उकसाने की बात थी, या विपक्ष को चिढ़ाने की बात थी, या खुद अपने टीआरपी की रेस की बात थी। तो कहीं न कहीं मीडिया के इस व्यवहार को भी समझना पड़ेगा। और जब आप उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर सवाल उठाया है तो यह बात जो है कहीं न कहीं मीडिया के लिए विचारणीय होनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति की जो धारा है, वो राजनीति की धारा जो है हमेशा जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर के की जाती रही है। कहीं न कहीं स्टेब्लिश करने की ये भी कोशिश हो रही थी कि अतीक अहमद जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग से आता है, अपराधी है, ये बात मानी जा रही थी, लेकिन वो अपराधी अल्पसंख्यक वर्ग से है, इसलिए उसको सहानुभूति चाहिए। उसमें जो उसकी राजनीति करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनमें भी कहीं न कहीं जो है इस बात को लेकर उसको समर्थन देने की मजबूरी सी दिखाई देती थी और यही कारण है कि इस तरह के बयान जो है लगातार सामने आते रहे। जी आशुतोष, एक बार हम चाहेंगे कि जिन दर्शकों को अभी पता चला है ये पूरा मामला, उन्हें ये जानकारी मिले कि अतीक के बेटे असद का जो आज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, उसकी तलाश पुलिस को पिछले 49 दिनों से थी और जिस तरह का अपराध असद ने किया था उसका भी एक तरह से
जनता पे एक बड़ा असर था, कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। बिल्कुल, जिस तरीके से अतीक अहमद मामले में वांछित था और पिछले 49 दिनों से उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजू पाल की हत्या के बाद जो है पुलिस जो है उसकी तलाश कर रही थी। उस तलाश को जो है कहीं न कहीं जो है अभी तक उस मामले में पूरी तरीके से पुलिस को सफलता नहीं मिली थी, कोई भी अभियुक्त जो है गिरफ्तार नहीं हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से इसी मामले में एक बार फिर पुलिस ने जो है अतीक अहमद साबरमती से लेकर के प्रयागराज लेकर के आई है और उसके साथ ही जबकि उसकी रिमांड को लेकर के यहाँ बहस चल रही है, उसी भी झांसी में एक मुठभेड़ में असद और गुलाम जो इस पूरे मामले में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त थे, दोनों एक इनकाउंटर में मारे गए हैं और जिसकी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उस टीम को जो है बधाई दी है। जी आशुतोष, 40 साल का अतीक अहमद का जो पूरा साम्राज्य था उसमें सबसे नजदीकी एक तरह से उनका बेटा ही जेल में रहते हुए उनकी उस माफिया की विरासत को बाहर संभाल रहा था, जिसका उदाहरण उमेश पाल हत्याकांड में साफ दिखाई दिया। आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा कि अतीक अहमद में सिर्फ 2 लोगों की एक तरह से व्यक्तिगत नुकसान की जब बात की गई तो उन्होंने कहा यह किसी व्यक्ति के नुकसान की बात नहीं है, इस साम्राज्य को अपने बनाए रखने में, इस माफियाओं के डर को कायम रखने में कई ऐसे मासूम लोगों को शामिल किया गया, अपराध में अपराध की ट्रेनिंग दी गई है, उनके भविष्य को भी बर्बाद किया गया है। तो कई सवाल खड़े करे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य का उप मुख्यमंत्री का कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह से आप कल्पना करें कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री अगर स्टेब्लिश होती है तो उस फैक्ट्री के साथ साथ तमाम सारे जो है छोटी कारखाने, दुकानें, टाउनशिप, इस तरह से जो है वो भी स्टेब्लिश होते हैं। अतीक अहमद वगैरह इस तरह के माफिया थे जिन्होंने अपना एक स्थान मुकाम बना लिया था, साथ में नीचे तमाम सारी उनकी इंसेंटली जो है वो डेवलप हो चुकी थी। तमाम सारे ऐसे युवाओं को जो भ्रमित थे, जो तमाम सारे जो है बड़ी बड़ी चाहत रखते थे, उन चाहने वालों के हाथों में बंदूकें थमा करके तमाम अपराध करवाए गए। आशुतोष, आपको रोकना चाहेंगे, एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया जो आई है उसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों की तारीफ की है योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद विधानसभा के भीतर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जो अगर सोचता है कि कानून व्यवस्था को हल्के में इस राज्य में लिया जा सकता है। एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों की तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी आशुतोष, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था कि तमाम सारे ऐसे युवाओं को जो है अतीक अहमद ने हाथों में जो है तमंचे दिए, उन तमंचों के बल पर जब उन्होंने अपराध कर दिया, किसी मामले में फंस गए, उनको संरक्षण दिया और एक ऐसी स्थिति हो गई कि छोटे छोटे ग्रुप जो है अतीक अहमद के लिए काम करने लगे और उसका एक विशाल साम्राज्य तैयार होता खड़ा हो गया। इस तरह के अपराधियों को सितरिये में लाने के बाद जो समाज की कानून व्यवस्था होती है वह स्वतः अपने आप नियंत्रण में आ जाती है। तो भैया जो गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, जो उनसे छोटे होते हैं, वह स्वतः या तो जेलों में चले जाते हैं या अपना कोई और रास्ता देख लेते हैं। तो कहीं न कहीं समाज में जो बड़े माफिया का आतंक होता है वह नीचे तक जाता है और उस आतंक को समाप्त करने में उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से लगी हुई है वह उसको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी एक बार आशुतोष, हम उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उस पर भी बात करेंगे। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 एनकाउंटर कर चुकी है। इससे पहले पहला एनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे, इसमें असद भी था। वहीं दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था, उसमें उमेश पर गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में मौत हुई थी। अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर बुलडोजर चलाता तो लगातार एक तरह से उमेश पाल हत्याकांड में शामिल तमाम लोगों की धरपकड़ के सिलसिले में और उस कार्रवाई में कई लोगों को पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। आशुतोष, बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड जिस दिन से हुआ था उसके बाद ही विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में ही इस बात को सरकार के तेवर को देखते ही लग गया था कि हर स्तर पर सरकार जो है इन अपराधियों के समूलनाश, खात्मे और कानून के दायरे में लाने के लिए तैयार है। उस दिन से ही जो जहां मिला, जिस तरीके से मिला कुछ, लेकिन उसमें से जो मुख्य अपराधी थे वो पकड़ में नहीं आ रहे थे या तो पकड़ में आने की गुंजाइश बनती थी तो इनकाउंटर की स्थिति बन जाती थी। दोनों तरफ से गोलियां चलती थी। 2 लोगों को पहले मारा जा चुका था, 2 लोग आज मारे गए हैं और इस पर लगातार जो है उमेश पाल हत्याकांड में जो है लगातार कार्रवाई चल रही है। जी हम बता रहे थे कि
योगी आदित्यनाथ ने जो प्रतिक्रिया अपनी दी है इस एनकाउंटर के बाद, उन्होंने एसटीएफ के साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था और पूरी टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूपी एसटीएफ के साथ ही डीजीपी, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था ने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये पहली प्रतिक्रिया आई है। एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों की तारीफ की है योगी आदित्यनाथ ने। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर भी एक बैठक बुलाई है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, योगी आदित्यनाथ ने इस कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक भी बुलाई है। पर बैठक बुलाने का कारण यह है कि निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में घोषित हो चुके हैं। ये संपूर्ण निकाय चुनाव किस तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न कराए जा सके, इसको लेकर के भी बैठक हो सकती है। और इसके साथ ही पुलिस की जो सफलता मिली है, हम आपको बता दें कि अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो ये दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का है। पहले कार्यकाल में पश्चिम से लेकर के पूरब तक जो एक कानून व्यवस्था के मजबूत होने की बात भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी और जिस तस्दीक और जिसको समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, कहीं न कहीं उमेश पाल हत्याकांड मुख्यमंत्री की भी साख का सवाल बन गया था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विरोधी दल के साथ जो है उनकी नोकझोंक हुई थी, और उसी के बाद जो है आज निश्चित रूप से न केवल पुलिस महकमा बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात पर संतोष व्यक्त करेंगे जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड के मामले में कार्रवाई और गतिविधि आगे बढ़ रही है और पुलिस को सत्ता भी मिल रही है। जी आशुतोष, इस पूरे मामले पर खासकर अतीक अहमद के अगर मामले की ही बात करें, मुख्तार अंसारी के मामले की बात करें, तो ये वो अपराधी हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। इसके तमाम साक्ष्य बाहर आ चुके हैं। हमने देखा है किस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने अपने टिकट देके इन्हें जितवाया और जितवाने के बाद जो तमाम अपराध होते रहे, तो उसके बावजूद भी उन पार्टियों के सर्वे सर्वाओं ने कभी कोई बड़ा एक तरह से कदम नहीं उठाया है। ऐसे में आज इस कार्रवाई के बाद क्या राज्य सरकार पर एक बड़ा दबाव ये भी आएगा पूरे कि तमाम और माफियाओं की जो फेहरिस्त है वो बहुत लंबी है, तो ऐसे में अब किसकी बारी और क्या इसमें किसी तरह का कोई छांट-काट होगी? देखिए, अगर राजनीतिक रूप से इसके तमाम सारे रिलेशन की बात करें या सत्ता और विरोधी दल के बीच की बात करें, तो विरोधी दल ये भी आरोप लगाता है कि चुनिंदा लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार उन पर निगाहें नहीं करती है और दूसरे माफिया और अपराधियों को बड़ी सजा दी जा रही है, दौड़ाया जा रहा है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, घरों को ढहाया जा रहा है, उनके कामों को बंद किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को संरक्षण देने की बात का भी आरोप लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि जिन पर वो संरक्षण देने की बात कहते हैं, जिनको संरक्षण देने की बात कहते हैं, उनके पिछले 7 सालों में कोई अपराध भी सामने नहीं आए हैं। वो अदालतों में जो उनके विरुद्ध तमाम सारे आरोप हैं उनका सामना कर रहे हैं, उसमें सजा पा रहे हैं या छूट रहे हैं। तो लेकिन जो मंतव्य है, जो मजबूती है उत्तर प्रदेश सरकार की और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की, उस मजबूती के साथ उन्होंने जो अपराध के सफाये की बात कही है, उसमें ये नहीं उन्होंने कोई जो है या किसी का साथ देने और किसी का साथ देने की स्थिति नहीं दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से अवैध साम्राज्य बड़ा खड़ा किया गया था, उन साम्राज्यों को ढहाने की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है, ये संदेह उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसकी सराहना भी करती है और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस मंशा को भी प्रदर्शित करती है कि उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अन्याय करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। यही संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दिया था जब उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही साथ आज की कार्रवाई के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने वाले अधिकारियों की तारीफ की है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक भी बुलाई है मुख्यमंत्री ने। 47 दिन से असद की खोज कर रही थी, फरार था असद, पुलिस, एसटीएफ, और ये कार्रवाई बड़ी आज की गई है। इस बुलेटिन में अभी तक बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।